हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें हम पढ़ चुके थे परपरागण होता क्या है और परपरागण के लिए पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं होना आवश्यक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो रहेगा परपरागण की विधियां। जैसे अपन ने परिभाषा में देखा था कि परपरागण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परागकण है, ये परागकण जब एक परागकोश का प्रस्फुटन होने के बाद पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं माध्यमों की बात करेंगे अपन। सबसे पहला जो अपना परपरागण की जो विधि रहेगी वो है कौन सी? वायु परागण। कौन सा परागण है? वायु परागण। देखो, वायु परागण का मतलब क्या है कि एक जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है तो परागकोश का प्रस्फुटन होने के पश्चात जो मुक्त परागकण है, ये मुक्त परागकण वायु के माध्यम से उड़ करके क्या होते हैं? पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जो उसी जाति के किसी दूसरे पादप पर उपस्थित होता है। वायु परागित जो पुष्प हैं, उनके परागकणों की एक विशेषता होती है कि इनके जो परागकण हैं ये कैसे होते हैं? हल्के होते हैं दोस्त। कैसे होते हैं ये? हल्के होते हैं। और इनकी जो बाह्य सतह है, जो बाह्य आवरण है, इस पर क्या पाई जाती हैं? रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो परागकण है उड़ करके आसानी से पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये परागण की जो विधि है ये क्या कहलाती है? वायु परागण। परिपक्व परागकोश के प्रस्फुटन के पश्चात जो परागकण हैं, जब वायु के द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? वायु परागण कहलाती है। परागकणों की क्या विशेषता देखी अपन ने कि इनके जो परागकण हैं वो कैसे होते हैं? हल्के व शुष्क होते हैं, जो आसानी से उड़ करके दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और इनकी जो बाह्य सतह है, इस बाह्य सतह पर क्या पाया जाता है? रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाता है? वायु परागण। दूसरी विधि है इसकी जल परागण। दूसरी विधि कौन सी है? जल परागण। जल परागण का मतलब क्या है? जल के माध्यम से परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? जल परागण। अब देखो, जल के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पादप कैसे रहेंगे? जलीय पादप। और ये जो परागण है, ये परागण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अधोजल परागण और दूसरा होता है अधिजल परागण। कौन कौन सा है? अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण का मतलब क्या है? जब परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। कहां पर होती है? जल के भीतर होती है, तब इस प्रकार का जो परागण है उसको क्या कहा जाता है? अधोजल परागण कहा जाता है। ठीक है। और अधिजल का मतलब क्या है? ये जो परागण होगा ये कहां पे होता है? जल की सतह पर। कहां पर होता है? जल की सतह पर जब परागण की क्रिया होती है तो इसको क्या कहा जाता है? अधिजल परागण कहा जाता है। ठीक है। इनका एक एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? अधोजल परागण के बारे में। ठीक है। अधोजल परागण की बात करें तो जो समुद्री घास होती है, कौन? समुद्री घास। समुद्री घास में जो पुष्प होते हैं ये जल के भीतर डूबे हुए रहते हैं। नर और मादा पुष्प क्या होते हैं? जल सतह के भीतर डूबे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है? जो नर युग्मक है ये तैर करके मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और उनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पुष्पों में ये जो परागण की विधि है, इनमें जो मादा जननांग है ये फीते के समान होते हैं और इनका जो शीर्षस्थ भाग है जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये कीपनुमा होती है। ठीक है। और जो परागकण होंगे ये परागकण सामान्य संरचना की तरह होते हैं, जो तैर करके इनसे आकर के चिपक जाते हैं।
तो ये तो क्या हो गया, अधोजल परागण। परागण की क्रिया कहां पर संपन्न हो रही है, जल के भीतर संपन्न होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, अधोजल परागण कहा जाता है। दूसरा परागण कौन सा है, अधिजल परागण। अधिजल परागण के बारे में क्या बात की हमने कि अधिजल परागण कहां पे संपन्न होता है, ये जल सतह पर, कहां पर संपन्न होता है, जल सतह पर संपन्न होता है। जैसे वेलिस्नेरिया नामक एक जलीय पादप है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। कौन सा पादप है, वेलिस्नेरिया। ये कैसा पादप है, एक लिंगी पादप है। कैसा पादप है, एक लिंगी। एक लिंगी इसका मतलब क्या है कि जो नर और मादा जननांग है ये अलग अलग पादप पर अलग अलग पुष्प पर बनते हैं। ठीक है, अलग अलग पादपों पर किसका निर्माण होता है, नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। इसमें जो नर जननांग वाले पुष्प होते हैं, जो नर युग्मक उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं, वो अधिक संख्या में क्या करते हैं, नर पुष्प उत्पन्न करते हैं। ये पुष्प क्या होंगे, पुष्प बंद अवस्था में ही टूटेंगे। किस अवस्था में टूटते हैं, बंद अवस्था में टूटते हैं और तैर करके कहां तक पहुंचते हैं, मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जो कहां पर उपस्थित होती है, जल की सतह पर उपस्थित होती है। ठीक है, नरपुष्प बंद अवस्था में ही टूट करके जल सतह पर मुक्त होते हैं और तैरते हुए कहां तक पहुंचते हैं, वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जैसे ही ये जो पुष्प है, ये जो परागकोश है, वृत्तिकाग्र के संपर्क में आता है, संपर्क में आने पर इसका क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है, परागकोश टूट जाता है और परागकोश टूटने के कारण जो मुक्त परागकण है ये इस मादा पुष्प के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही मादा पुष्प परागकणों को ग्रहण करेगा, परागकणों को ग्रहण करते ही वापस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और इसका ये जो वृत्तिकाग्र है ये एक लंबी तंतु समान संरचना होती है। तो परागण की क्रिया के पश्चात ये वापस क्या हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने के कारण क्या होगा, जो जायांग है ये जायांग वापस कहां चले जाते हैं, जल के भीतर चले जाते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया कहां पे संपन्न हो रही है, जल की सतह पे। देखो एक बार डिस्कस करते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। अधोजल हो गया जल सतह पर, जल की सतह के भीतर, और अधिजल होता है कहां पे, जल सतह पे। क्या हो रहा है इसमें, जो नरयुग्मक है, जैसे मान लो ये एक पादप है जिसमें एक पादप पर बने हुए हैं अपने कौन, नर जननांग, और दूसरे पे बने हुए हैं कौन, मादा जननांग। यहां से क्या हुआ, ये मुक्त होते हैं। अब ये जो पुष्प है, मादा पुष्प एक तंतु समान संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। परागकोश का प्रस्फुटन हुआ, परागकण तैरते हुए कहां पर आ गए, इस मादा जननांग तक, वृत्तिकाग्र तक पहुंच गए। अब ये वृत्तिकाग्र देखो, जब परागण की क्रिया नहीं होती है उससे पहले जो वृत्तिकाग्र है ये कहां पे रहती है, जल सतह पे रहती है। ठीक है, अब परागण की क्रिया हुई, जैसे ही परागकोश वृत्तिकाग्र के संपर्क में आया उसका प्रस्फुटन हो गया। प्रस्फुटन होने के पश्चात ये जो परागकण है ये मादा पुष्प के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये जो तंतु समान संरचनाएं हैं ये वापस से कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने के कारण ये जो पुष्प है, जो मादा पुष्प है, ये वापस कहां पे चला जाता है, जल सतह के भीतर चला जाता है। इस प्रकार का जो परागण है इसको क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहा जाता है, जिसमें परागण की क्रिया कहां संपन्न होती है, जल सतह के ऊपर संपन्न होती है। तो ये दो विधियां हो गई पर परागण की। एक विधि है वायु परागण, दूसरी विधि हो गई अपनी जल परागण, और तीसरी विधि है कौन सी, कीट परागण। तीसरी विधि कौन सी है, कीट परागण की विधि। इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें देखो पुष्पों की एक विशेषता होती है कि इनके पुष्प रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। दूसरा, इनके पुष्प सुगंध युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं। और तीसरा, इन पुष्पों में पाया जाता है मकरंद। क्या पाया जाता है, मकरंद पाया जाता है। ये तीन मुख्य विशेषता हैं और अधिकांश जो लगभग 80% परागण है वो किसके द्वारा होता है, पादपों में कीटों के द्वारा। और कीटों में भी मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा। कीट परागित जो पुष्प हैं उनकी तीन विशेषताएं हैं कि पुष्प
कैसे होने चाहिए? रंगीन। दूसरा, पुष्प सुगंध युक्त होने चाहिए और पुष्पों में किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? मकरंद की उपस्थिति होनी चाहिए। इन्हीं पुष्पों की बात करें तो इनके जो परागकण हैं, इनके परागकण तेलीय पदार्थ युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? तेलीय पदार्थ युक्त होते हैं, अर्थात चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे। अब देखो चिपचिपे क्यों होते हैं? जो कीटों की जो टांगे होती हैं, कीटों की जो टांगे होती हैं, उनका जो अंतिम भाग होता है उन पर ऐसी ब्रुश समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जब कीट मकरंद ग्रहण करता है उस दौरान ये परागकण क्या करते हैं? इसकी टांगों से चिपक जाते हैं। ठीक है। जब ये कीट उड़ करके दूसरे पुष्प पर बैठता है तो ये परागकण क्या होंगे? किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है? कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहां पे भी हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। कीट परागण का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कौन से पादप का? सालविया का। किसका लेते हैं? सालविया का। अब देखो सालविया में जो पुष्प होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी। ठीक है। अब इनके जो दलपुंज होते हैं ये दलपुंज द्विओष्ठी होते हैं, दो ओष्ठों के समान होते हैं। ये ऊपरी दलपुंज है और ये निचला दलपुंज है। ठीक है। ये ऊपरी जो दलपुंज है ये प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है कि कीट जो है यहां पर आकर के बैठेगा, इस जगह पर आकर के क्या होता है? एक कीट बनाता हूं आपके लिए। ये कीट के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ऊपरी जो ओष्ठ होता है इसमें उपस्थित होते हैं नर और मादा जननांग। कौन उपस्थित होते हैं? नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक है। इस ऊपरी दलपुंज में दो प्रकार के पुकेसर पाए जाते हैं। एक होते हैं जनन सक्षम और दूसरे होते हैं जनन असक्षम। ठीक है। जैसे ही कीट इसकी निचली सतह पर या निचले ओष्ठ पर आकर के बैठता है, ये जो जनन असक्षम जो पुकेसर होते हैं ये इसके अंदर धस जाते हैं, दलपत्र के अंदर धस जाते हैं। और ये जो जनन सक्षम पुकेसर है ये इस कीट के पार्श्व भागों पर आकर के टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है? इनके जो परागकण है ये मुक्त होते हैं और मुक्त होने के पश्चात इनको क्या कर लिया जाता है? जो जायांग है, जो वर्तिकाग्र है, उसके द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाता है। ये कौन सी विधि हो गई? कीट परागण की विधि। नेक्स्ट, कुछ जो पादप हैं उनमें परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा भी संपन्न होती है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा भी संपन्न होती है। पक्षियों द्वारा परागण या पक्षी परागण। जैसे पुष्प पर जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं, तो उस दौरान उनकी चोंच से चिपक करके, उनके पंखों से चिपक करके या उनके टांगों से चिपक करके जो परागकण है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाता है? पक्षियों के द्वारा परागण या पक्षी परागण कहलाता है। लास्ट वन है चमगादड़ द्वारा परागण, तो इसको बोल देंगे हम चमगादड़ परागण। ठीक है। कुछ पादप जैसे कदंब है, कचनार है, ऐसे पादपों के जो पुष्प होते हैं ये पुष्प रात्रि के समय खुलते हैं। कब खुलते हैं? रात्रि के समय खुलते हैं। और चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? रात्रिचर प्राणी है। कैसा प्राणी है? रात्रिचर प्राणी है। रात्रिचर प्राणी होने के कारण ये पोषण प्राप्त करने के लिए कब विचरण करेगा? रात को विचरण करेगा। तो ऐसे पुष्प ऐसे पादप जिनमें पुष्प रात्रि के समय खुलते हैं उन पुष्पों में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती है। कुछ जो पादप हैं उनमें सरीसृपों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा जो मुख्य अपनी परागण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये 5 विधियां हैं। पहला, वायु के द्वारा परागण की क्रिया, जिसमें वायु के द्वारा परागकण स्थानांतरित होते हैं। दूसरी, जल के द्वारा परागण की क्रिया। जल के द्वारा परागण 2 प्रकार का है, एक है अधोजल परागण, एक है अधिजल परागण। अधोजल में क्या पढ़ा अपन ने? परागण की क्रिया जल के भीतर होती है और अधिजल में क्या होता है? जल सतह के
ऊपर होती है। तीसरा कौन सा है? कीट परागण, जिसमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। चौथा कौन सा है? पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया। और पांचवा कौन सा है? चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया। ये 5 हो गई पर परागण की विधियां। और इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं कि किस पादप में कौन सी विधि के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यहां तक अपना क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे स्वपरागण के कुछ लाभ थे और कुछ उसकी हानियां थी, ऐसे ही परपरागण की भी क्या है? कुछ हानि है और कुछ लाभ है। पहला है परपरागण के लाभ। पहला लाभ देखो, परपरागण के द्वारा पादपों में नए संयोग प्राप्त होते हैं। क्या होता है? नए संयोग प्राप्त होते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, जब स्वपरागण होता है तो स्वपरागण में क्या होता है? एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो रही है, तो जीनों का उसमें नया संयोग नहीं बन पाता है। ठीक है, परपरागण के द्वारा क्या होता है? एक ही जाति के 2 पादप है और 2 पादपों के जो पुष्प हैं, अलग अलग जो पुष्प हैं, उनमें परागण की क्रिया संपन्न हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है? उनमें नए संयोग प्राप्त होते हैं। दूसरा, परपरागण के द्वारा अवांछित लक्षणों को, कैसे लक्षणों को? अवांछित लक्षणों को हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, स्वपरागण की ये हानि पढ़ी थी अपन ने कि स्वपरागण के द्वारा अवांछित लक्षणों को नहीं हटाया जा सकता, कोई रास्ता नहीं होता है उनमें अवांछित लक्षणों को हटाने का। नेक्स्ट है, जो जनन असक्षम या जो बंधे पादप हैं, उनमें जनन करवाया जा सकता है, या उनमें क्या कर सकते हैं? उनसे संततियां प्राप्त की जा सकती हैं। परपरागण के द्वारा उत्पन्न होने वाले पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है या बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। नेक्स्ट है, परपरागण के द्वारा पादपों में वातावरणीय अनुकूलताएं, कौन? वातावरणीय अनुकूलताएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। परपरागण के द्वारा वातावरणीय अनुकूलताएं बढ़ती हैं। और एक और पढ़ लेते हैं कि इनकी जो उर्वर क्षमता होती है, उर्वर क्षमता क्या होती है? जनकों से अधिक होती है। जनकों से क्या होती है? अधिक होती है। देखो, परपरागण के लाभ कौन कौन से हैं? परपरागण के द्वारा पादपों में नए संयोग प्राप्त होते हैं। इस परागण विधि के द्वारा अवांछित लक्षणों को हटाया जा सकता है। जनन असक्षम या बंधे पादपों में भी जनन की क्रिया हो पाती है। नेक्स्ट, पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये स्वपरागण का नुकसान था कि स्वपरागण जो होता है जिन पादपों में, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है समय के साथ, लेकिन परपरागित पादपों में क्या होता है? उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट, जैसे स्वपरागित पादपों में वातावरणीय अनुकूलताएं समय के साथ कम होती है, वैसे ही इसमें जो परपरागित पादप है उनमें वातावरणीय अनुकूलताएं समय के साथ में बढ़ती है। नेक्स्ट है, जो उत्पन्न संततियां होती हैं, उत्पन्न संततियों की उर्वर क्षमता जनकों से क्या होती है? अधिक होती है। ये क्या हो गए अपने परपरागण के लाभ। अगला है अपना परपरागण के द्वारा होने वाली हानियां। जैसे स्वपरागण में लाभ था तो उसकी कुछ हानियां थी, वैसे ही परपरागण के लाभ भी हैं तो इसकी हानियां भी हैं। पहली हानि है कि इसमें परागकणों की अधिक आवश्यकता होती है। किसकी? परागकणों की जो संख्या है उसकी अधिक आवश्यकता होती है। अब वायु के द्वारा जैसे मान लो परागण हो रहा है, परागकण जो है वायु के द्वारा उड़ करके जा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें से जितने परागकण वायु के द्वारा स्थानांतरित हो रहे हैं वो परागण की क्रिया करेंगे। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे परागकण होंगे जो पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो ऐसे पादपों में जो परागकण है, परागकणों की संख्या की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, अगर परपरागण हो रहा है
तो पुष्प का रंगीन होना, सुगंध युक्त होना और मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है। क्यों? जैसे सभी में तो नहीं है, लेकिन जैसे कीट परागण हो रहा है, पक्षी परागण हो रहा है, चमगादड़ परागण हो रहा है, तो ऐसे जो पादप हैं उनमें जो पुष्प हैं वो कैसे होने चाहिए? रंगीन होने चाहिए, सुगंध युक्त होने चाहिए और मकरंद युक्त होने चाहिए। तीसरा है, इस परागण की विधि में किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण में जरूरी है कि परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम होगा, जैसे जल है, कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, सर्प है, जो क्या करेंगे? परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट, जो परपरागण है इसमें अवांछित लक्षणों का प्रवेश हो जाता है। किसका? अवांछित लक्षणों का। ठीक है, जब नए संयोग बनते हैं तो इन नए संयोगों के द्वारा क्या होता है? कुछ अवांछित लक्षण होते हैं जो क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो ये क्या हो गई? परपरागण की हानियां। पहला है, इस परागण की क्रिया में परागकणों की संख्या की अधिक आवश्यकता होती है। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त व मकरंद युक्त होने चाहिए। माध्यम की आवश्यकता होती है कि किसी माध्यम के द्वारा ही परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं और अवांछित लक्षणों का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, यहां तक का अपना जो है परागण की क्रिया संपन्न हो गई। तो एक बार हम जो आउटलाइन है वो डिस्कस करते हैं कि जहां से हमने स्टार्ट किया था, एक पुष्प से शुरू किया था हमने। पुष्प में देखो, सहायक चक्रों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, दलपुंज और बाह्य दल की बात नहीं कर रहे हैं। एक है अपना जायांग जिसका भाग है पुकेसर, और दूसरा भाग है एक है पुमंग जिसका भाग है पुकेसर, और दूसरा भाग है जायांग जिसका भाग इकाई क्या है? अंडक। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना पढ़ी हमने, जिसको क्या बोल रहे हैं? परागकोश। क्या बोल रहे हैं? परागकोश। ठीक है, दूसरी इसकी संरचना पढ़ी बीजांड की, जिसमें किसकी संरचना पढ़ ली अपन ने? बीजांड की। अंडाशय में किसकी संरचना पढ़ी? बीजांड की। इसके बाद परागकोश में निर्माण किया हमने किसका? परागकणों का, जिसको बोला हमने लघु बीजाणु जनन। ठीक है, और बीजांड में निर्माण किया हमने किसका? भ्रूणकोश का। किसका निर्माण किया? भ्रूणकोश का, जिसको कहा हमने गुरु बीजाणु जनन। क्या कहा? गुरु बीजाणु जनन। अब अपने पास में जो स्थिति पहुंची है, कहां तक? ये परागकोश है जिसका प्रस्फुटन हो चुका है। परागकोश का प्रस्फुटन हो चुका है और यहाँ पे ये जो परागकण है ये मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, और मुक्त होकर के कहां पर पहुंच चुके हैं? पुष्प की वृत्तिकाग्र पर। कहां तक पहुंच चुके हैं? पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच चुके हैं। यहां से शुरू किया था परागकोश की संरचना, इसके बाद में बीजांड की संरचना, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागकोश का प्रस्फुटन और परागकणों का वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा, यहां पे देखो हमने पढ़ा था कि एक परागनली बनाई थी और इस परागनली में दो नरयुग्मक बना लिए थे। ठीक है, और यहां पे हमारा बना हुआ है भ्रूणकोश। कौन बना हुआ है? भ्रूणकोश। तो इस परागनली की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से होगी, ये किस प्रकार से यहां तक पहुंचेगा और कैसे इनमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ये जो क्रियाएं हैं ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आपको क्लास में कुछ कमी लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक।